हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीडीपी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लर्निंग मतलब कि अधिगम, इसके बारे में आज हम टोटल 50 MCQs आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका CTET हो, KVS हो, रेलवे, CGTET या आपके स्टेट में जितने भी प्रकार के टेट होते हैं या जितनी भी आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स होती हैं, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमने साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं अधिगम के बारे में। और भी अलग अलग टॉपिक्स के क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो सीखना होता है वो व्यवहार में परिवर्तन भी लाता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी लाता है। तो उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता। तो जो व्यवहारिक क्षमताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम कहते हैं अधिगम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या फिर कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। जो एक बालक है वो साइकिल चलाना जानता है लेकिन वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह कौन से अधिगम का उदाहरण होगा यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट है अब आपका शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब कि समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या फिर समूह निर्देशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण। आपका आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब कि समान तत्व है वह अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपके अधिगम का टॉपिक है उसमें आपके सबसे इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे थॉर्नडाइक। तो इनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। इसे अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या फिर अभिरुचि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम अंतरण। तो जो दर्पण चित्र परीक्षण मापने हेतु प्रयुक्त होता है उसे कहा जाता है अधिगम अंतरण। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान क्या है? वाणिज्यिक शिक्षणालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल या फिर लैटिन स्कूल।
तो जो फ्रोबेल का मुख्य योगदान है वो है बालवाड़ी, मतलब कि बाल वाटिका। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, बाल वाटिका प्ले स्कूल, जिसे आप प्ले स्कूल भी कहते हैं। तो जो फ्रोबेल थे, इनका सबसे मुख्य उद्देश्य था प्ले स्कूल, मतलब कि बच्चे उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं, ये इनका कहना था। इसी प्रकार मौर्य मॉन्टेसरी का नाम भी आप शिक्षा के विकास में आपने पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार फ्रोबेल भी थे, तो इन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया था बालवाड़ी शिक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? B.F. स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक, I.P. पावलाव या फिर R.M. मैग्ने। तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. मैग्ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। जो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है उसे हम कहते हैं सीखना। सीखना को ही हम अधिगम कहते हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर व्यक्तिक समायोजन। तो जो सही आंसर हो जाएगा, जो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो हमारे व्यवहार में परिमार्जन के अंतर्गत आता है, मतलब सीखने से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या फिर प्रचार है? तो जो सीखना है एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो वो होता है अधिगम के मापन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 14, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम का प्रबंधन। तो जो गैगने थे वो आपके संबंधित हैं अधिगम के श्रेणी क्रम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो जो सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। टॉलमैन, अल्बर्ट बेंडूरा, बर्टन या फिर फ्रैड। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा। उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1977 में अपनी पुस्तक जो है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन में किया था। तो उनकी पुस्तक का जो नाम था वो था सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और उन्होंने प्रतिपादन किया था 1977 में, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 17, अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी, जॉन एडम्स, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर प्लेटो। तो अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक हैं आपके आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्वेषण जिसका मतलब होता है ह्यूरिस्टिक विधि, उसकी खोज ही की थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने 19वीं शताब्दी में। और ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है? सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत या फिर तल रूप का सिद्धांत। तो जो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत होता है वो हो जाएगा सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था वो दिया था गेस्टॉल्ट द्वारा। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19,
अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है? अनौपचारिक नियमों का सिद्धांत, समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत या फिर पारंपरिक अनुकूलन का सिद्धांत? तो जो अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत है उसे कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक थे, ये आपके थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, तो इसे भी आप इसमें याद रखेंगे। और इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने सन 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किया था, तो इसे भी आप इसमें याद रखेंगे। जो एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है वंशानुक्रम, वातावरण, मनोशारीरिक या फिर पारंपरिक अनुकूलन? इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखते हैं हम पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाइगॉत्स्की, आसुबेल, ब्रूनर या फिर हैग्रेटी? तो जो सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो क्या था? वाइगॉत्स्की। इसे आप सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और वाइगॉत्स्की की थ्योरी जिन्होंने भी नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत ही डिटेल से वाइगॉत्स्की के बारे में बताया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक है वाइगॉत्स्की, हैग्रेटी, ब्रूनर या फिर आसुबेल? तो जो अनुकरण द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक है वो कौन है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैग्रेटी जो थे वो अनुकरण द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। व्यवहारवाद पर अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, सभी व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है या फिर बालक स्वाभाविक अधिगम करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी किस प्रकार के विश्वास को मानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 24। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत का जनक कौन है? ब्रूनर, आसुबेल, कार्ल रोजर्स या फिर हैग्रेटी? तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत का जनक है ब्रूनर, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन को कहा जाता है? अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, आगमन चिंतन या फिर स्वली चिंतन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहा जाता है वो कहा जाता है आगमन चिंतन। इसे आप अपसारी चिंतन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो इसे आप इसमें याद रखेंगे। और अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि अपसारी चिंतन होता है, मतलब कि आगमन चिंतन जो होता है, इसमें आप विभिन्न प्रकार की चिंतन के बारे में सोच सकते हैं, और अभिसारी चिंतन में एक ही प्रकार के चिंतन के बारे में सोचा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए इसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहा जाता है। इसे आप सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं, इसके अनेकों नाम हैं, तो इस सभी नामों को आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें वस्तु स्थायित्व करते हैं, संवेदी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? जो आपके जीन पियाजे थे उन्होंने 4 स्टेज के बारे में बताया था, तो इनमें से आपको वस्तु स्थायित्व किस में होता है, किस स्टेज में होता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सेंसरी मोटर स्टेज में, मतलब कि संवेदी इंद्रिय गति अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पियाजे के बारे में भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें आपको इन सभी की वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका अधिगम के सभी सिद्धांतों में से पुनर्बलन के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा मनोवैज्ञानिक मानता था? थॉर्नडाइक, हल, स्किनर या फिर वुडवर्थ? इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। स्किनर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनर्बलन जहाँ पर भी आपको देखने को मिले तो उसका संबंध हो जाएगा स्किनर से, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28।
हल ने पुनर्बलन के प्रकार बताए हैं, प्राथमिक प्रबलन, सकारात्मक प्रबलन, द्वितीयक प्रबलन या फिर 1 व 3 दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक प्रबलन और द्वितीयक प्रबलन। हल ने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं, पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। कार्यात्मक प्रतिबद्धता क्रिया सिद्धांत में स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? सफेद चूहे पर, कबूतर पर, खरगोश पर, 1 व 2 दोनों पर। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्किनर ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, उन्होंने सफेद चूहे पर भी अपना प्रयोग किया था और कबूतर पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी 1 व 2 दोनों इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? CL स्किनर, BF स्किनर, क्लार्क लियोपोल्ड या फिर पावलोव। तो जहां पर भी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की बात होती है वहां पर आपके आ जाते हैं BF स्किनर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम कौन से हैं? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, RS थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अन्य नाम है वो आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था यह आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्किनर ने, BF स्किनर ने। इसे ही आपका कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहा जाता है, RS थ्योरी भी कहा जाता है और अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर बल दिया था। तो ये सभी सिद्धांत इसके अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब कि इसके अन्य नाम ही हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 32। जो अधिगम का सिद्धांत है इसमें आपके स्किनर, पावलोव, हल, थॉर्नडाइक, ये जो सभी मनोवैज्ञानिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे ही आपके एग्जाम में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने लिया है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और लास्ट तक ज़रूर बने रहें। नेक्स्ट है आपका एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को प्रत्येक क्रिया के उपरांत पुनर्बलन देता है, तो वह पुनर्बलन कौन सा प्रकार है? सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन या फिर परिवर्तनशील पुनर्बलन। इसका सही आंसर हो जाएगा सतत पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक कौन है? BF स्किनर, वॉल्टर, क्राउडर या फिर गिलबर्ट। इसका भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा BF स्किनर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जो प्रतिपादक है वो भी BF स्किनर ही है। इन्होंने 1952 में इसका प्रतिपादन किया था। इसमें ही रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में ही इन्होंने पुनर्बलन पर सबसे सर्वाधिक बल दिया था। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कौन है? नॉर्मन ई, क्राउडर, थॉर्नडाइक, BF स्किनर या फिर गिलबर्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मन ई क्राउडर। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने 1960 मतलब कि 1960 में शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था। इसका जो उद्देश्य था वो था समस्या का पता लगाना व उपचार करना। अब नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 35। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक कौन है? स्किनर, गिलबर्ट, क्राउडर या फिर एडलर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलबर्ट। गिलबर्ट जो थे मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक थे। इन्होंने 1962 में अपना प्रतिपादन दिया था और इसमें इन्होंने जो पाठ्य वस्तु आपकी होती है उसके स्वामित्व पर बल दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। अनुभाविक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? कार्ल मार्क्स, कार्ल हूपर, कार्ल रोजर्स या फिर कार्ल लेफ्ट। तो जो अनुभाविक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो क्या था? कार्ल रोजर्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। जेरोम एस ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4, 5, 6 या 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इन्होंने 3 प्रकार की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई थी उसका नाम था, सबसे पहला नाम था उसमें विधि निर्माण,
विधि निर्माण अवस्था, दूसरा नाम इसमें था प्रतीमात्मक अवस्था और तीसरा था संकेतात्मक अवस्था। तो ये सभी नाम आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका ब्रूनर से ही आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन सी है? विधि निर्माण अवस्था, प्रतिमात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या फिर उपयुक्त सभी। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये तीनों अवस्थाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 39। चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? संप्रत्ययों का उचित विकास, ज्ञान व अनुभूतियों की पर्याप्तता, अभिप्रेरणा की निश्चितता या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चिंतन के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। अधिगम वक्र की खोज किसने की? हार्टर, ब्रियान, टेंडलर या फिर एक व दो दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर जो अधिगम वक्र की खोज की थी वो की थी हार्टर और ब्रियान, मतलब कि एक व दो दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अधिगम की मात्रा होती है और अधिगम में लगने वाले समय को जिस संबंध बिंदु पर रेखांकित करके दर्शाया जाता है उसे ही अधिगम वक्र कहा जाता है। तो ये जो अधिगम वक्र के बारे में अभी मैंने बताया उसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अधिगम वक्र में प्रमुख तत्व कौन से हैं? प्रारंभिक भाग, अधिगम की मंद गति, अधिगम की तीव्र गति या फिर उपयुक्त सभी। जो उपयुक्त सभी है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि अधिगम के जो मुख्य तत्व होते हैं वो प्रारंभिक भाग, अधिगम की मंद गति और अधिगम की तीव्र गति, ये तीनों ही इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। जब पूर्व ज्ञान अधिगम नवीन परिस्थितियों को सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का द्विपक्षीय स्थानांतरण, अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण या फिर अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। मतलब कि इसमें कहा गया है कि जब पूर्व ज्ञान नवीन परिस्थितियों को सीखने पर भी किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो ये कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है शून्य स्थानांतरण, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए ये शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 43। सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदान की देन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहारवाद, निमृतवाद, गेस्टाल्टवाद या फिर मानवतावाद। तो इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था गेस्टाल्टवाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो इनमें आपके कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें आपके आ जाएंगे वर्दीमर आपके आते हैं, और इसमें आपके आते हैं कुर्ट कोफका। इसके साथ ही साथ आपके जो कोहलर हैं वो इसमें आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वर्दीमर को माना जाता है। और सन 1920 में इन्होंने जर्मनी में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको गेस्टाल्टवादी लिखा हो, वर्दीमर, कोफका या कोहलर लिखा हो और उसके आगे सूझ अंतर्दृष्टि पूछा जाए तो इसके आगे आप गेस्टाल्टवादी और इन सभी को ही टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद हो जाती है। नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या फिर सरल रेखी वक्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति प्रारंभ में तो तीव्र होती लेकिन बाद में मंद हो जाती। तो ये आपका हो जाएगा उन्नतोदर वक्र। तो ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अव्यक्त अधिगम के संप्रदाय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया? पावलाव, टॉलमैन, वुडवर्थ या फिर बेंडूरा। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किया था, वो किया था टॉलमैन, और इनका जो पूरा नाम था वो था एडवर्ड चार्ल टॉलमैन। तो इनका पूरा नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पावलाव, वर्दीमर, स्किनर या एल्बर्ट बेंडूरा। इसका सही आंसर हो जाएगा पावलाव। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत की गई थी पावलाव के द्वारा, और इन्हें ही अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। लास्ट के कुछ ही क्वेश्चंस बच गए हैं। निम्न में से थॉर्नडाइक ने सीखने अधिगम का नियम नहीं बताया? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, प्रशिक्षण का नियम और अभ्यास का नियम। तो जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने टोटल 8 नियम बताए थे, और इनमें से जो
मुख्य नियम थे वो थे टोटल 3, ये आपके मुख्य नियम थे और 5 इन्होंने गौण नियम बनाए थे। तो टोटल इनके 8 नियम होते हैं और इनमें से जो नहीं है, इन्होंने जो नियम नहीं बताया वो था प्रशिक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम है, इन्होंने इन 3 प्रकार के नियम को मुख्य नियम के अंतर्गत रखा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए कौन सा कथन निहितार्थ है? उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने दिया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए या फिर प्रवृत्ति को रोचक बताया जाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तो ये जो कथन है वो सबसे उचित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। सरल रेखीय अधिगम वक्र को अभ्य किस नाम से जाना जाता है? शून्य त्वरित अधिगम वक्र, समान उपलब्धि वक्र, समान निष्पादन अधिगम वक्र या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। अधिगम के कौन से वक्र में प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा समान होती है? मतलब कि समान होती है। नतोदर वक्र, सरल रेखीय अधिगम वक्र, उन्नतोदर वक्र या फिर मिश्रित वक्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरल रेखीय अधिगम वक्र। इसमें जो सीखने की मात्रा होती है वो बिल्कुल समान होती है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सरल रेखीय अधिगम वक्र। और इस वक्र में जो है अधिगम बिल्कुल सतत होता है। इस प्रकार का जो वक्र होता है वो न के बराबर होता है और यह एक आदर्श स्थिति होती है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।